Hello, everyone. I take immense pride and pleasure to welcome you all to the very first class of CMA Final Law. और ये हमारा जो particular batch है ये एक English batch है. Pleasure because I'm excited, I'm happy, and pride because I am addressing future CMAs. तो अब आप बस एक स्टेप दूर हो, और या मैं अपने अंदाज में कुछ कहूँ तो अब बस एक सीढ़ी का फासला है और फिर ये मंजिल तुम्हारी होगी। अब बस एक सीढ़ी का फासला है और फिर ये मंजिल तुम्हारी होगी। रोक देता है अक्सर ये बन के पैरों की बेड़ियां। लॉ को बच्चों थोड़ी ज्यादा इज्जत देनी होगी। Yes, this is the fact. Most of the students are afraid of law. Some students feel कि past year questions कर लेंगे तो हो जाएगा भाई, लॉ में कहीं ना कहीं से नंबर आ जाएंगे, थ्योरी टाइप का पेपर है. Only some students study it well, but then there comes our students, है ना, जिनके लिए कहीं ना कहीं लॉ one of the favorite subjects बन जाता है और भाई झंडे गाड़ के आते हैं एग्जाम में. सो आर यू रेडी टू अंडरस्टैंड लॉ, टू मेक इट योर फेवरेट सब्जेक्ट और वन ऑफ योर फेवरेट सब्जेक्ट्स, टू लर्न and present law to of course score 70 plus and ace your CMA examination. तो आज इस बैच को शुरू करने से पहले हम एक वादा खुद से करने वाले हैं कि हमारा टारगेट 70 प्लस है लॉ में अचीव करना. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली वी आर गोइंग टू मैनिफेस्ट दिस with all our heart, with all the positive thoughts कि हम 70 प्लस लेके आएंगे इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, राइट. तो मेरी थोड़ी सी डांट तो सुननी होगी आपको और कुछ बातें माननी पड़ेगी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम में. जैसे जैसे ज़रूरत होगी वैसे वैसे आपको गाइड करती जाऊंगी और बताती जाऊंगी. सो ऑफकोर्स देयर माइट बी मेनी स्टूडेंट्स जो भाई मुझे पहली बार देख रहे हैं. तो बिफोर आई बिगिन विद द क्लास मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर दूं कि भाई हमारा टीचिंग मेथड क्या होता है. मैं आपको 3 स्टेजेस में पढ़ाती हूँ. कंसेप्ट बिल्डिंग होती है, उसके बाद हमारा रिविजन या लर्निंग पार्ट आप जो भी समझो वो होता है, और उसके बाद हमारा Q&A होता है विच इज़ आंसर राइटिंग. तो कंसेप्ट जो हम करते हैं दैट वी आर गोइंग टू डू फ्रॉम द मेन बुक. यू हैव 6 बुक्स इन योर करिकुलम जो आपको दी जाती हैं. सो जो कंसेप्ट हम डिराइव करते हैं, हर एक प्रोविजन को हम समझते हैं फ्रॉम different angles. Why am I saying this? Because हमसे एग्जामिनेशन में ऐसे नहीं पूछा जाता है that we are only asked case studies. हमसे एग्जाम में केस स्टडीज भी पूछी जाती हैं, हमसे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, एंड वी आर ऑल्सो आस्क्ड द ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस. और हर एक तरीके के क्वेश्चन को प्रिपेयर करने की स्ट्रैटेजी थोड़ी सी अलग होती है. सो वी हैव टू रीड इन सच अ मैनर दैट वी आर एबल टू क्रैक ऑल 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस. Okay, so you have to understand the concepts that in that manner, and you have to keep highlighting the important limits, the important years. क्योंकि कई बार होता है कि हमसे MCQ पूछा गया और ये पर्टिकुलर चीज़ पूछ ली गई, उस पर तो हमने ध्यान ही नहीं दिया. तो ध्यान हमें लेके आना है ऐसी चीज़ों पे, और वो कब हम लेके आ सकते हैं. अगर मैं आज पढ़ भी रही हूँ एंड आई टेल यू अ पर्टिकुलर ईयर, तो आपके माइंड में क्या होगा, एक बार आया फिर चला गया. ये माइंड में बार बार आए, इसके लिए ज़रूरी है कि हम अभी से इन चीज़ों को कहीं अलग लिख ले या इन चीज़ों को हाईलाइट करके रखें. उससे क्या होता है ना, जब हम एग्ज़ाम के पहले रिवाइज करते हैं तो इन चीज़ों पे हमारा ध्यान ज़रूर जाता है. ठीक है, बिकॉज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप इतना लॉ याद नहीं कर सकते हो, और जो इतना लॉ याद करने के चक्कर में पड़ते हैं वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में आ जाते हैं. आपको देखने में लग रहा होगा कि मैम एक पेज में तो पूरा का पूरा हमारा सिलेबस समराइज हो गया है, बस इतना सा ही तो है, बट यू नो इट डीप विद इन कि इतना सा ही तो नहीं है. ठीक है, तो कंसेप्ट फ्रॉम द मेन बुक, रिविजन फ्रॉम द चार्ट बुक विच एक्चुअली गाइड्स अस एंड टेल्स अस कि ये बेटा कोर कंटेंट है, ये तो याद करना ही करना है ना. तो दैट इज meant more importantly for revision and for just recalling things, that this is something that I don't have to miss at any cost. And then third is our answer writing or Q&A, which involves how to present law answers and कैसे लिखने चाहिए हर तरीके के क्वेश्चंस. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स वी हैव टू प्रैक्टिस वाइड वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस कि कैसे क्वेश्चंस पास्ट ईयर पूछे गए हैं, कैसे एग्जाम में आते हैं, कैसे और डायरेक्ट क्वेश्चंस बन सकते हैं, कैसी और केस स्टडीज बन सकती है. सो इट कंप्राइजेज एवरीथिंग एंड वी आर गोइंग टू डील विद इट. ठीक है, इसके अलावा आपके पास एक चीज़ और होगी जो आपकी कॉपी होगी.
जो आप डे वन से प्रिपेयर करोगे, इट इज़ नॉट सम फैंसी कॉपी दैट यू हैव टू प्रिपेयर, सो डोंट वरी अबाउट इट कि अरे मैम अब इसके अलावा हमारे पास तो इतना टाइम नहीं होता है कि हम एक फैंसी कॉपी भी तैयार करके रखें। और हम तो क्लास पढ़ते हैं तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे पास टाइम बहुत कम है, सो वी आर मे बी स्पीड वॉचिंग योर लेक्चर्स, राइट? तो स्पीड वॉच करने के साथ हम बहुत ज़्यादा तो नहीं लिख सकते। तो कॉपी का रोल ये नहीं है कि आपको बहुत फैंसी नोट्स बनाने हैं या आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं जो आपको रिवाइज करने में हेल्प करेगा। नो, फॉर दैट आई हैव ऑलरेडी गिवन यू द चार्ट बुक। तो ये पार्ट आपके लिए नहीं है। ये पार्ट क्या है, इसमें हम दो तरीके की चीज़ें लिखते हैं, ठीक है? क्या लिखते हैं, एक तो जब हम पढ़ते जाते हैं ना तो सेक्शन वाइज हम एग्जाम्पल्स होते हैं हमारे, फ्लो चार्ट्स होते हैं हमारे, जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं एक्सप्लेनेशन के लिए, जो मैं आपको चीज़ें बताती हूँ वो आप नोट करते हो, ठीक है? दिस ओनली एड्स यू इन इन्वॉल्वमेंट ऑफ द क्लास, ठीक है? ये आपको इन्वॉल्वमेंट के लिए हेल्प करता है एंड इट ऑल्सो हेल्प्स यू टू रेफर बैक इन केस ऑफ डाउट्स, जब आप रिविजन करते हो तो। इसके अलावा एक चीज और हम कॉपी में लिखते हैं, व्हाट इज इट? एट टाइम्स आई मेक यू राइट शॉर्ट नोट्स। शॉर्ट नोट्स का मतलब क्या है? कभी कभी जैसे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं, हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, नाउ द प्रोसीजर ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इज इमेंस एंड ह्यूज। इतना एग्जाम में तो नहीं लिख के आ सकते ना। और यहाँ पे बच्चों का कंफ्यूजन शुरू होता है कि मैम ये पूरा का पूरा प्रोसेस हमें कैसे लिखना है। सो हियर कम्स दिस इनटू प्ले व्हेन आई मेक यू राइट कि हाँ भाई ये पॉइंट्स लिख के आना, एग्जाम में अगर पूछा जाए तो ये जरूर लिख के आना और ऐसे लिख के आना, ठीक है? तो ये आपको क्या हेल्प करता है? ये आपको हेल्प करता है और प्रिपेयर करता है फॉर एग्जाम पर्पस एंड मोर इम्पॉर्टेंटली अगर मैं बोलूँ तो ये आपकी राइटिंग प्रैक्टिस भी कराता है। इट गाइड्स यू कि कैसे लिखना है, और क्योंकि आप लिखते हो तो आपकी ऑटोमेटिकली राइटिंग प्रैक्टिस हो जाती है, ठीक है? सो दिस इज हाउ आवर बैच इज गोइंग टू रोल एंड वी आर गोइंग टू रॉक, है ना? तो ये रॉक एंड रोल वाला कॉम्बिनेशन होने वाला है हमारा। पर सबसे पहले भाई किस पहाड़ पे हम चढ़ने वाले हैं ये जानना तो ज़रूरी है। तो एवरेस्ट भी नहीं है, मैं कहूँगी यू आर क्वाइट लकी कि आप 2022 सिलेबस के स्टूडेंट्स हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कोर्स थोड़ा सा बेटर कर दिया है। मैं ये नहीं कहूँगी इजी कर दिया है, थोड़ा सा बेटर कर दिया है। सीएमए के कोर्स का एक कहीं ना कहीं ड्रॉबैक आता है कि देयर इज सम कंटेंट जो आपने पहले पढ़ा है वो आपको रिपीट किया जाता है, पर इसको ड्रॉबैक नहीं, इसको सीएमए फाइनल लेवल पे हम एडवांटेज कहते हैं। तो ये जो आप कंपनीज एक्ट देखोगे, कंपनीज एक्ट में कुछ पोर्शन बहुत छोटा सा ही है, पर कुछ पोर्शन ऐसा है विच यू हैव रेड बिफोर, और उससे आज भी फाइनल लेवल पे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो दैट इज गोइंग टू बी इजी फॉर यू, ज्यादा आराम रहेगा, ठीक है मैम? तो पूरा सब्जेक्ट हमारा डिवाइडेड है कॉर्पोरेट और इकोनॉमिक लॉज में, नाम ही यही है, right? Corporate and economic laws. So when I talk about corporate laws, you have three things: Companies Act, IBC और corporate governance, ठीक है? 60 मार्क्स वेटेज दी हुई है इस कॉर्पोरेट लॉ पे, which goes without saying कि कॉर्पोरेट लॉ is way more important than economic laws. Having said that, एक बात और याद रखनी है, 40% वेटेज दी है इकोनॉमिक लॉज एंड रेगुलेशंस को, जिसमें बहुत छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। मैं बोलूँगी फेमा को मैं ऐसे छोटा नहीं कह सकती, बट बाकी चैप्टर्स क्या है, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। इनफैक्ट सेबी रेगुलेशंस भी पहले बहुत ज़्यादा हुआ करती थी चीज़ें, अब उतनी नहीं है। आपको छोटी छोटी सी बातें पढ़नी है, आपको थोड़ी सी पब्लिक ऑफर के बारे में पढ़ना है, थोड़ा टेक ओवर कोड के बारे में पढ़ना है, थोड़ा इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ना ही नहीं है सेबी रेगुलेशंस पे भी, ठीक है? तो अब ये चैप्टर्स क्या है, बहुत छोटे छोटे हैं। ऑल्दो लग रहा होगा कि मैम कवरेज भी तो छोटी छोटी है, 5-5% का पूछा जाता है, मतलब 100 में 5 नंबर का पूछा जाएगा। बेटा आपका एग्जाम में जो पेपर आता है वो 100 नंबर का नहीं आता है। ब्रेकिंग न्यूज, यस, आपको चॉइस मिलती है ना एग्जाम में, तो आपका एग्जाम का पेपर हमेशा 100 नंबर से ज्यादा होता है। सो यू आर गिवन अ चॉइस, तो 100 नंबर का पेपर तो बनेगा नहीं। 100 नंबर का पेपर बनता तो शायद ये ब्लूप्रिंट फॉलो हो भी जाता, बट 100 नंबर का पेपर नहीं होता है। तो ऐसा भी होता है कि कोई एग्जाम के अटेम्प्ट में आपसे 5 नंबर की जगह 12 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। जस्ट इमेजिन इफ somebody has read this particular chapter is able to crack 12 marks in one go. इतना छोटा सा कंटेंट तो किसी को भी
इम्पोर्टेंस कम नहीं देनी है। लॉ में बहुत सारे बच्चों को मैंने बहुत अच्छा करते हुए देखा है, एंड at the same time I've also seen students who have failed just because of law. तो आपको समझना होगा कि लॉ ना, इट्स नॉट जस्ट another subject, it is a very different journey. ठीक है, तो लॉ में आपके हो सकता है बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हो, बहुत सारे उतार चढ़ाव हो। किसी किसी दिन आपको लगेगा कि अरे वाह ये तो सब याद हो गया, अगले ही दिन शायद आपको लग सकता है अरे यार ये तो मैं भूल गई। तो आपको उसके लिए स्ट्रैटेजी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, रेलिवेंट होती है, विच यू मस्ट फॉलो, राइट। सबसे पहली बात जो आपको स्टैब्लिश करनी है, दैट इज द स्टडी मटेरियल। मैम क्या हम इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल देखेंगे जो आपने अभी खोल के रखा है, जिससे आप हमको ये कवरेज बता रहे हो कि हमारे इकोनॉमिक लॉज में 1 2 3 4 5 6 7 8 चैप्टर्स हैं और यहाँ पे 3 टॉपिक्स हैं। कंपनीज एक्ट अपने आप में एक बहुत बड़ा पहाड़ है जिसको हमें क्रॉस करना है। सो कंपनीज एक्ट आइडियली हैज 470 सेक्शंस, नॉट एग्जैक्टली 470 प्लस मोर अमेंडेड सेक्शंस जो बाद में इनकॉर्पोरेट हुए हैं, पर ये सारे के सारे हमें नहीं पढ़ने, हमें थोड़ा कम कंटेंट पढ़ना है कंपनीज एक्ट का, वो मैं बताऊंगी आपको एक एक करके। तो इतना कुछ जो है ये हम कहाँ से पढ़ेंगे? आपको स्टडी मटेरियल रीड करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत स्टर्नली ये बात कह रही हूँ, उसका सिंपल रीज़न है दैट योर स्टडी मटेरियल इज़ नॉट अमेंडेड। ठीक है, इट हैज़ अ लॉट ऑफ फ्लॉज। ओके, तो क्या मैम अगर स्टडी मटेरियल में लिखा है कोई ओल्ड लिमिट और हमें आप पढ़ा रहे हो कोई न्यू लिमिट, तो एग्जामिनर तो इसी के बेसिस पे चेक करेगा ना, क्योंकि स्टडी मटेरियल में यही लिखा हुआ है। द आंसर इज नो। ठीक है, क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूट अपनी सप्लीमेंट्री रिलीज करती है और सप्लीमेंट्री में उन्होंने क्लियरली एस्टैब्लिश किया है दैट वी हैव टू रीड द अमेंडेड कंटेंट ओनली विच इज़ नॉट इनकॉर्पोरेटेड इन द स्टडी मटेरियल। तो हम तो भाई नई चीज़ ही पढ़ेंगे, लेटेस्ट चीज़ ही पढ़ेंगे, और हमको इवैल्यूएट भी उस नए कंटेंट के बेसिस पे ही किया जाएगा। ठीक है, सो नो नीड टू रीड स्टडी मटेरियल। फाइन, चल पहाड़ समझ में आ गया, राइट। व्हाट इज समथिंग दैट वी आर रीडिंग, हमें क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये समझ में आ गया। अब एक्चुअल में हम अपना सब्जेक्ट स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चल CMA फाइनल लॉ, प्यार से तो हम यही बुलाते हैं, सब्जेक्ट का नाम भले ही कुछ भी हो, है ना। तो कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज पेपर 13 के पहले क्लास में आप सबका स्वागत है। और वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द सब्जेक्ट, बट बिफोर दैट, क्योंकि ये लॉ है, आई एम श्योर मोस्ट ऑफ यू वुड बी नोइंग व्हाट लॉ इज़ ऑल अबाउट, बट मैं आपको हर एक चीज़ स्क्रैच से बताऊंगी, उतनी ही इम्पोर्टेंस दूंगी जितनी देनी चाहिए। तो बहुत सारी जगह जहाँ पे रिपीटेड चीज़ें आती हैं, सम थिंग्स और सम कंसेप्ट्स विच यू ऑलरेडी नो, मैं उनको बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगी, बट व्हेन द थिंग्स आर न्यू एंड डिफिकल्ट आई टेक टाइम। सो पेपर 13 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं भाई लॉ की। व्हाट इज लॉ? वाई डू यू नीड लॉ? क्यों आपको लॉ की ज़रूरत होती है? ठीक है, अगर कुछ लॉ बना ही है तो वाई शुड वी फॉलो इट? लॉ का मतलब क्या होता है? नाउ दिस इज समथिंग दैट आई वांट एवरीवन टू राइट। आज आपका पहला क्लास है और आज आप ये लिख रहे हो, मतलब आज आप ये स्टार्ट कर रहे हो, सो स्टार्ट विद अ फ्रेश कॉपी। प्लीज़ इधर उधर की कोई भी कॉपी में उठा के कहीं पे भी मत लिखने लग जाना कि आज इसमें लिख लिया कल उसमें लिख लिया। सो यू डोंट हैव टू डू दैट, ओके। एक फ्रेश कॉपी में लिख के आप शुरुआत करेंगे। सो ऑन द वेरी फर्स्ट पेज आप प्लीज़ पेपर 13 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज डाल दीजिए, और उसके बाद हम लॉ के बारे में आज बात कर रहे हैं। पहले हम लॉ के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम कॉर्पोरेट लॉ के बारे में बात करेंगे, उसके बाद हम कॉर्पोरेट लॉ के फर्स्ट टॉपिक दैट इज कंपनीज एक्ट के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद हम कंपनीज एक्ट का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, एंड देयर आफ्टर विल प्रोसीड विद वॉट एवर कंटेंट वी हैव टू रीड इन कंपनीज एक्ट। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा लॉ क्या होता है? लॉ मैम ये तो बेसिक है, सबको पता है। लॉ इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, है ना। तो मतलब कुछ नियम कानून हैं।
जो हम सब मानते हैं, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, ठीक है। मतलब जैसे बाहर गाड़ी चलाने गए तो लेफ्ट से ड्राइव करो, राइट साइड से मत जाओ, और ट्रैफिक सिग्नल आया तो रुक जाओ, जेब्रा क्रॉसिंग के पहले रुक जाओ, जेब्रा क्रॉसिंग पे क्रॉस करो, है ना। तो ये सब नियम है ट्रैफिक, मतलब अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको ये सारी बातें माननी पड़ेंगी, है ना। वैसे ही अगर हम कंपनी चलाते हैं तो हमको कंपनी लॉ वाली बातें माननी पड़ती है, जो कॉरपोरेट्स के लिए मिली है, कॉरपोरेट्स के लिए बनी है। उसके बाद आता है कंपनीज एक्ट, तो कंपनी के लिए लॉ बना है, अगर हम कंपनी चला रहे हैं तो हमको कंपनी की बातें माननी पड़ती है, मतलब कंपनी लॉ में जो बातें लिखी है वो माननी पड़ती है। क्यों? वाई लॉ इज एसेंशियल? लॉ इज एसेंशियल टू लिव इन अ पीसफुल एंड सिविलाइज्ड सोसाइटी। अगर कहीं पे भी लॉ नहीं होगा, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू लिव। तो यहाँ पे जो हम एक देश की बात करते हैं, इंडिया, जिसमें 140-150 करोड़ लोग हैं ऑलमोस्ट, राइट। व्हेन वी से द सेंसस काउंट, देयर आर डेफिनेटली पॉपुलेशन इज मोर देन दैट। तो अगर इतने लोग हैं और कोई किसी की बात नहीं मानेगा, तो क्या हम रह पाएंगे? मान लो इधर से ये गाड़ी निकल रही है, और इंडियंस में क्या होता है ना, ईगो तो भर भर के होता है, बहुत ज्यादा होता है। हमारी गाड़ी इधर से आ रही है, आपकी गाड़ी इधर से जा रही है, मैं पीछे क्यों जाऊं भाई, तू जा। और अगर कोई गाड़ी थोड़ी सी बड़ी है, मान लो इधर से आ रही है मारुति सुजुकी और इधर से आ रही है क्रेटा, तो क्रेटा वाला तो पक्का पीछे नहीं जाएगा। वो बोलेगा मैं तो क्रेटा चला रहा हूँ, है ना। तो वो तो हिलेगा ही नहीं पीछे, तो क्या ऐसे चल पाएगा? बहुत दिक्कत होगी मैम, ठीक है, एक्सेसिव दिक्कत होगी। पर जब हम अपने पियो की नहीं मानते, है ना, हमारे घर में नियम बनाते हैं पापा की, रात में 10 बजे से पहले आ जाना, एंड वी डोंट लिसन टू हिम, ठीक है। हम तो कभी 11, कभी 12, कभी छुप के, कभी खिड़की से, कभी मम्मी को फोन मिला के, मम्मी आ गए हैं, पापा तो नहीं आए ना अभी तक। तो इस तरीके से हम करते हैं, तो हम किसी और के बनाए हुए कानून क्यों मानेंगे? हम बोले कोई और हमें बताए कि तुम ये करो और हम मान लें, तो हम ऐसा नहीं करते हैं। वाई शुड वी फॉलो लॉ? इट्स बिकॉज वी मेक लॉ। अक्सर हमने ये सुना होगा कि यार सरकार ने नियम बनाया, मोदी जी क्या करे, मोदी जी लॉ ले आए, मोदी जी जीएसटी ले आए। तो ऐसा नहीं हो रहा है। मोदी मोदी जी कभी भी जीएसटी लॉ नहीं लेके आ रहे हैं, ठीक है। मोदी जी कभी भी कोई काम नहीं कर रहे हैं। हाँ ठीक है, अभी हमारे पास लगता है कि हाँ, इन पावर देयर इज अ पर्टिकुलर गवर्नमेंट एंड दैट्स व्हाई वी थिंक कि सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बना रही है। तो ऐसा नहीं होता है। हमने एक जबरदस्त चीज बनाई हुई है, हमने, नोबडी एल्स बट हमने। जब इंडिपेंडेंस हुआ था तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना, ये सुप्रीम है, भारत का संविधान, राइट। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच इज सुप्रीम। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बताता है कि इंडिया इज गोइंग टू बी अ डेमोक्रेटिक नेशन, मतलब हर कोई, क्या है, हर किसी के पास अपनी बात कहने का अधिकार होगा, ठीक है। और इसके साथ साथ हमने कॉन्स्टिट्यूशन बना के वी द पीपल ऑफ इंडिया, जो हम ये चला रहे हैं देश, वी द पीपल ऑफ इंडिया विल रन दिस कंट्री थ्रू आवर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। हमने ये बात कही, मतलब हमने कहा कि हम कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करेंगे जो हमारे बिहाफ पे काम करेंगे, ठीक है, हमारी दिक्कतों को समझेंगे, बिकॉज एवरी वन कैन नॉट बी मेकिंग लॉ, है ना। हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हर दरवाजा खटखटाए और उससे पूछे कि हम चाहते हैं ना कि ये ऐसा नियम बन जाए, क्या आप मानते हो? हाँ आप मानते हो, अरे आप नहीं मानते हो, अरे आप मानते हो, आप नहीं मानते हो। तो ऐसे एक एक नियम बनाने के लिए पता नहीं कितने कितने साल लग जाएंगे, है ना। तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट एंड वी विल नेवर बी एबल टू मेक प्रॉपर लॉज फॉर अ पीसफुल एंड सिविलाइज्ड सोसाइटी, है ना। सो हाउ इज इट डन? जो लोग हैं भाई, वो रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं। या मैं ऐसे बोल सकती हूँ, बिकॉज यू नो द प्रोसेस, अगेन दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम दैट यू आर रीडिंग लॉ, तो मैं बहुत डिटेल में आपको ये चीज़ें नहीं बता रही हूँ। आई होप यू आर अवेयर ऑफ राज्यसभा, लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ में बता दे रही हूँ एंड वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड, राइट। सो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो बोलता है कि सबसे सुप्रीम कौन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। हमारे पास रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, जहाँ पे पीपल ऑफ इंडिया, पीपल ऑफ इंडिया, इनके पास क्या है, सुप्रीम पावर है, सुप्रीम
पावर है। ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स। ये क्या करते हैं, ये इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स। हम इलेक्ट करते हैं मतलब हम वोट दे के इलेक्शन कर रहे हैं, जो बनना चाहता है हम उसको इलेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना। तो मतलब कोई अगर कैंडिडेट है वो बोलता है कि हाँ मैं ये काम, मैं जनता को रिप्रेजेंट करने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए तैयार हूँ और मैं पूरी निष्ठा से जनता की सेवा करूँगा, तो ऐसे बंदे खड़े होते हैं इलेक्शन में और हम उनको क्या करते हैं, वोट दे के इलेक्ट करते हैं। हम हमेशा 2 बार वोटिंग करते हैं, एक होते हैं लोकसभा इलेक्शंस, ठीक है, दूसरे राज्यसभा नहीं होते हैं, ठीक है, बाय डिफॉल्ट हमारे मुंह से ऐसे ही निकलता है, ठीक है, दूसरे लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए होते हैं, ठीक है। तो मतलब एक सेंट्रल इलेक्शंस और एक स्टेट इलेक्शंस ऐसा भी हम बोल सकते हैं। मतलब एक हमने पूरे इंडिया को हमने डिवाइड कर दिया छोटे छोटे पार्ट्स में, उस छोटे से पार्ट में एक बंदा इलेक्ट होगा, ठीक है, वो जाके बैठेगा सेंट्रल लेवल पे लोकसभा में, ठीक है, लोकसभा में। और एक बंदा और जो हम इलेक्ट करते हैं वो उस पर्टिकुलर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का हिस्सा होता है, ठीक है, जिनको हम एमएलएज कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। नाउ दे आल्सो इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स जो एक्चुअली अपर हाउस में जाते हैं, जो राज्यसभा होता है, ठीक है। तो आइडियली हम जब इलेक्ट करते हैं रिप्रेजेंटेटिव्स को तो वो 2 जगह जाते हैं, एक होता है लोकसभा और एक क्या होता है, लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। एक होता है लोकसभा, एक होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। ये फर्दर इलेक्ट करते हैं इनके मेंबर्स एंड देन देयर इज समथिंग कॉल्ड एज राज्यसभा। राज्यसभा में इसके इलेक्टेड मेंबर्स जाते हैं। अब सुनो मेरी बात बहुत ध्यान से। पार्लियामेंट इज इक्वल टू लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, ठीक है, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट। जैसे सेंट्रल लेवल पे हमारे पास प्रेसिडेंट होता है, वैसे स्टेट लेवल पे हमारे पास गवर्नर ऑफ स्टेट होता है, ठीक है, नॉट द चीफ मिनिस्टर। सेंट्रल लेवल पे हमारे पास जैसे प्राइम मिनिस्टर होता है, वैसे स्टेट लेवल पे हमारे पास चीफ मिनिस्टर होता है। मैम मिनिस्टर्स कौन होते हैं? मिनिस्टर्स और कोई नहीं होते हैं, इसी लोकसभा के का हिस्सा है, ठीक है। अब लोकसभा में बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव्स आए पूरे देश से। मेजॉरिटी जिस पर्टिकुलर पार्टी के होते हैं वो पर्टिकुलर पार्टी कहलाती है हमारी रूलिंग गवर्नमेंट, या वो पर्टिकुलर पार्टी हमारी आती है सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है और वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी चीज़ें होती हैं। आई एम नॉट गेटिंग इनटू दोज मैटर्स, ठीक है। उससे भाई एक बंदे को इलेक्ट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जाता है, वो हमारा उन सारे मिनिस्टर्स का, ये रूलिंग गवर्नमेंट क्या है, रूलिंग गवर्नमेंट कंप्राइजेस ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर्स, और मिनिस्टर्स को जो हेड करता है वो होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। वैसे ही हमारे पास स्टेट लेवल पे भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो होता है हमारा प्राइम मिनिस्टर। नाउ अंडरस्टैंड वेरी केयरफुली कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बना, कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम पावर्स दी गई लोगों को कि आप लॉ बना रहे हो, आप कैसे लॉ बनाओगे, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू आप काम करते हो। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर टू मेक लॉ दी पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट मतलब क्या, लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस प्रेसिडेंट, ऑन मैटर्स इन यूनियन लिस्ट। मतलब 3 तरीके की लिस्ट बना दी। देखो हर तरीके के हमको नियम बनाने होते हैं ना, ट्रैफिक रूल्स हमको बनाने हैं, ठीक है, रेवेन्यू मैटर्स पे बनाना होता है, जैसे इनकम टैक्स, ये तो बहुत सारे लॉज बनते हैं, आप सोच भी नहीं सकते हो इतने ज़्यादा लॉज बने हुए हैं। हवा में प्रदूषण हो रहा है, उसके ऊपर हमारे पास लॉ है। चोरी हो रही है, साइबर क्राइम हो रहा है, उसके ऊपर हमारे पास लॉ है।
देश में वैसे क्राइम हो रहा है उसके ऊपर हमारे पास लॉ है, किसी के पास पैसे खत्म हो गए उससे पैसे कैसे रिकवरी करे उसके ऊपर हमारे पास लॉ है। तो हर एक चीज के लिए जैसे जैसे नीड फेल्ट होती जाती है वैसे वैसे क्या होता है, लॉ बनता जाता है, राइट। सो देयर आर मैटर्स विच हैव बीन डिवाइडेड। यूनियन मैटर्स, हमारे पास एक स्टेट लिस्ट होती है और एक कॉन्करेंट लिस्ट होती है। कॉन्करेंट लिस्ट इज अ मिक्स ऑफ बोथ, जहाँ पे स्टेट भी लॉ बना सकती है, यूनियन भी लॉ बना सकती है, मतलब सेंट्रल भी लॉ बना सकती है, पार्लियामेंट भी लॉ बना सकती है, फाइन। सो पार्लियामेंट बनाती है, उसके बाद आई एम नॉट गेटिंग इनटू स्टेट मैटर्स, ठीक है। जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होता है अलॉन्ग विद गवर्नर, तो वहाँ पे वो पावर होती है लॉ बनाने की। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द सेंट्रल लॉ, सेंट्रल एक्ट्स। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी पार्लियामेंट को टू मेक लॉज ऑन मैटर्स गिवन इन द यूनियन लिस्ट। इस ही पावर को एक्सरसाइज करके, यूजिंग दिस पावर, पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास की विच इज कंपनीज एक्ट 2013। उन्होंने एक एक्ट पास की विच इज कंपनीज एक्ट 2013। मैम अभी तक आप बोल रही थी लॉ लॉ लॉ, अभी आपने अचानक से बोल दिया एक्ट। तो क्या लॉ और एक्ट कोई डिफरेंस होता है? यस माय डियर, आई होप यू हैव रिटन दिस। आपने यहाँ तक ये लिखा होगा, ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। आई होप ये आपने लिखा है एंड यू हैव ऑल्सो रिटन दिस। नाउ ऑल्दो मैं आपको जो चार्ट्स दूंगी, द चार्ट्स दैट आई हैव प्रोवाइडेड टू यू, उसमें ये सारी चीज़ें शॉर्ट में लिखी हुई हैं, बट आई वॉन्ट यू ऑल टू राइट विद मी, फाइन। लॉ का मतलब क्या होता है? एक्ट हो गया, रूल्स हो गए, रेगुलेशंस हो गए, ठीक है, और सर्कुलर्स हो गए, मास्टर डायरेक्शन, नोटिफिकेशन। नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी आपको एक एक करके सब चीज़ें पता चल जाएगी। ऑर्डिनेंस, ये सारी की सारी चीज़ें लॉ में आ जाती हैं, और इसमें एक चीज़ होती है एक्ट। एक्ट क्या होता है? किसी भी मैटर के लिए सारे के सारे नियम को जब हम कंसोलिडेट कर देते हैं एक जगह, तो उसको कहीं ना कहीं हम एक्ट बोलते हैं। हाउ an act, or rather I should say how a central act is passed। एक सेंट्रल एक्ट कैसे पास होती है? यू मस्ट बी नोइंग दिस वेरी वेल। भाई बिल होता है, ड्राफ्ट बिल जिसको हम कहते हैं, दैट इज प्रेजेंटेड टू बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। किसी में भी पहले हो सकता है, किसी में भी बाद में हो सकता है, एक्सेप्ट द रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है। कुछ तरीके के बिल होते हैं जो पहले एक पर्टिकुलर हाउस में ही इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, अदरवाइज देयर इज नो हियरार्की, ठीक है। तो दोनों हाउसेस में जाते हैं, दोनों हाउस में गाएंगे, मतलब इंट्रोड्यूस किया जाएगा, और वहाँ पे मेंबर्स जो होंगे उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे, उसको अप्रूव करेंगे, इट विल देयर आफ्टर गो टू द नेक्स्ट हाउस, ठीक है। जब इन दोनों की एसेंट मिल जाती है देन इट गोज टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की भी एसेंट मिल जाती है, सो एन अ बिल बिकम्स एन एक्ट, ठीक है। A bill becomes an act. Fine. तो भाई अगर वापस आए इस पे, लॉ क्या है? लॉ इज अ मच वाइडर टर्म दैन एक्ट। लॉ में बहुत सारी चीजें आती हैं, एक्ट इज डिफरेंट, ठीक है। वाई लॉ? टू लिव इन अ पीसफुल एंड सिविलाइज्ड सोसाइटी। Why should we follow it? Because we are the ones who have elected the representatives. हम ही ने बोला है उनको लॉ बनाने के लिए, और वो लॉ बना रहे हैं हमारे बिहाफ पे, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ नहीं बनाती है, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है? लॉ को चलाती है, वो इंश्योर करती है कि लॉ फॉलो हो रहा है या नहीं, क्योंकि लोकसभा में बहुत सारे मेंबर्स बैठे हैं, वो अप्रूव कर रहे हैं कि लॉ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। वहां पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट से हैं, इनफैक्ट देयर विल बी मेजॉरिटी, है ना। तो मेंबर्स हैं जिनको हमने इलेक्ट किया है, वो सारे के सारे
एक रूलिंग पार्टी से हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। रूलिंग पार्टी में जो होते हैं वो हमारी गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं, करंट गवर्नमेंट का हिस्सा होते हैं, जिसमें से कुछ मिनिस्टर्स की तरह अपॉइंट होते हैं एंड उनको हेड करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर। ठीक है। सो सेंट्रल गवर्नमेंट नेवर मेक्स लॉ और गवर्नमेंट नेवर मेक्स लॉ। ठीक है। पार्लियामेंट मेक्स सेंट्रल लॉज। हमारी सेंट्रल एक्ट्स पार्लियामेंट पास करते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट इंश्योर्स कि वो लॉ ठीक से हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे लॉ बने हुए हैं, अब सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि वो देखें भाई ट्रैफिक लॉ एंड ऑर्डर है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कितना क्राइम हो रहा है, क्या पुलिस अपना काम ठीक से कर रही है या नहीं कर रही है, क्या कंपनीज अपना काम ठीक से कर रही हैं या नहीं कर रही है, क्या हम एसएससीज अपना इनकम टैक्स टाइम से दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगर नहीं दे रहे हैं तो वो छोटी मोटी चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, सो दे हैव दैट पावर फाइन टू एनफोर्स दैट लॉ। ठीक है, जैसे हम कंपनी के बारे में आपने पढ़ा हुआ है, कंपनी होती है, कंपनी मेंबर्स, कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं दे इलेक्ट द डायरेक्टर्स, और डायरेक्टर्स हमारे बिहाफ पे कंपनी चलाते हैं। मतलब हमने कंपनी में पैसा लगाया, हमने उनको इलेक्ट कर दिया, हमने बोला आप कंपनी चलाओ, तो वो कंपनी चलाते हैं। अगर हम उनसे खुश नहीं, हम उनको हटा देंगे। वैसे ही हम सरकार से खुश नहीं होते हैं, हम उनको हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो ठीक से नहीं चला रहे हैं। ठीक है ना? So why should we follow it? That's why we should follow it, right? Who ensures that law is followed? It is the government. Central government ensures that law is followed. Or rather, who ensures that law is followed? Central government. Why should we follow it? Because we make it. ठीक है, कैसे? अभी मैंने वो नीचे बताया है। For a peaceful and civilized society. फाइन। और इसके बाद एक और चीज आती है, who interprets or rather who gives punishment if law is not followed. It's the courts or I can say the judiciary. ठीक है, मैं ये भी बोल सकती हूँ जुडिशरी। ठीक है, मतलब अगर मैं फंक्शंस की बात करूँ, गवर्नमेंट के फंक्शंस की बात करूँ, तो 3 तरीके के फंक्शंस होते हैं। इसके बाद मैं नीचे लिखवाती हूँ आपको। फंक्शंस, और यू कैन से विंग्स, और यू कैन से ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। एग्जीक्यूटिव, legislative and judiciary. एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव का मतलब क्या है? पावर टू मेक लॉ। ये किसके पास होती है? पार्लियामेंट। इनके पास होती है पावर टू इंटरप्रेट लॉ, और एग्जीक्यूटिव के पास होती है पावर टू enforce law. This is done by central government through its different ministries. Through its different ministries. तो ये अपनी मिनिस्ट्री के थ्रू ये सारे के सारे काम करते हैं। ठीक है, ओके फाइन मैम। अब हम बात करते हैं कॉरपोरेट लॉ की। कॉरपोरेट लॉ में हमें 3 चीज़ें पढ़नी है। कंपनीज एक्ट पढ़ना है, आईबीसी पढ़ना है, और कॉरपोरेट गवर्नेंस पढ़ना है ना? ठीक है मैम। कॉरपोरेट लॉ में कंपनीज एक्ट, इससे हम शुरुआत करेंगे, कंपनीज एक्ट से।
मेड बाय पार्लियामेंट मैम, पार्लियामेंट के पास पावर है, पार्लियामेंट ने बनाया है। एनफोर्स्ड बाय, कौन ये एंश्योर करता है कि ये हो रहा है? एनफोर्स्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू इट्स मिनिस्ट्रीज। कौन सी मिनिस्ट्री है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, मतलब MCA, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स, MCA। कहीं पे भी आपको लिखे लगे दैट यू हैव नॉट बीन एबल टू राइट व्हाट आई हैव रिटन, यू कैन पॉज एंड देयर आफ्टर यू कैन राइट, ठीक है? नाउ कॉरपोरेट टर्म इज डिफरेंट फ्रॉम कंपनी। थोड़ी देर में बताऊंगी अभी मैं आपको कि कॉरपोरेट टर्म थोड़ा अलग होता है, बॉडी कॉरपोरेट और कंपनी के बारे में अलग अलग बातें होती हैं, दैट आई टेल यू अ लिटिल लेटर। फिलहाल हम शुरुआत कर रहे हैं कंपनीज एक्ट की, और कंपनीज एक्ट के बारे में जैसा मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपसे CMA फाइनल लॉ के पेपर में ओनली केस स्टडीज आर बीइंग आस्क्ड, यू आर आल्सो आस्क्ड अ लॉट ऑफ डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो आपसे सबसे पहली चीज़ जो कंपनीज एक्ट में पूछी जा सकती है वो ये है कि हाउ कंपनीज एक्ट हैज़ इवॉल्व्ड। नाउ व्हाट इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट्स यू टू राइट वो भी आपको पता होना चाहिए। तो ऑल्दो हम पढ़ रहे हैं कंपनीज एक्ट 2013, और सबसे पहले हमको ये जानना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी। बट इवन बिफोर दैट थोड़ा एग्जाम पर्सपेक्टिव से सोच के मैं आपको कुछ चीजें लिखाऊंगी, जिसको आप बोल सकते हो इवोल्यूशन ऑफ कंपनीज एक्ट। फाइन, इवोल्यूशन ऑफ कंपनीज एक्ट, या फिर हिस्ट्री ऑफ कंपनीज एक्ट, वट एवर यू माइट कॉल इट। फाइन, फर्स्ट structured law was Companies Act 1913. First structured law was Companies Act 1913. First Companies Act of Independent India was Companies Act 1956. After setting up various committees, new Companies Act 2013 was drafted and passed, or almost after 57 years. Companies Act 2013 has 29 chapters, 470 sections, 7 schedules, and a lot of rules.
तो इतनी चीज आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद करके रखनी है, ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। मैम क्या बोला आपने? देखो कंपनी का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी, व्हाट इज कंपनी? कंपनी का एक तरफ मीनिंग होता है और दूसरी तरफ एक डेफिनेशन होती है, ठीक है। सो कंपनी का हमारे पास मीनिंग भी है और हमारे पास डेफिनेशन भी है, बट वेयर डू वी रीड दिस? हियर कम्स आवर वेरी फर्स्ट चैप्टर। कंपनीज एक्ट में हमें बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं। द वेरी फर्स्ट चैप्टर दैट वी हैव टू रीड इज अबाउट company formation and conversion। कंपनी फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन, ये हमारा पहले चैप्टर का नाम है। इसके बाद हमारा इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स आता है, हमारे पास डायरेक्टर्स के बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो हमें पढ़ने हैं, हमारे पास इन्वेस्टिगेशन का चैप्टर है जो हमें पढ़ना है, हमारे पास अकाउंट्स एंड ऑडिट का चैप्टर है विच इवेंचुअली इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 चैप्टर्स अंडर कंपनीज एक्ट। तो आप समझो कंपनीज एक्ट डिवाइडेड है टोटल 29 चैप्टर्स में, ऐसा हमारा करिकुलम नहीं है। अगर हम सीएमए फाइनल लॉ के सिलेबस को समझें तो हमारे पास ऐसा नहीं बोल सकती हूँ मैं हमें 29 में से 7 चैप्टर्स पढ़ने हैं, ना बेटा ना। हमको कुछ चैप्टर्स पढ़ने हैं जिनको अलग तरीके से क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। तो हमें कुछ कंटेंट पढ़ना है कि कंपनी कैसे फॉर्म होती है, हमें कुछ कंटेंट पढ़ना है फॉरेन कंपनी के रिस्पेक्ट में कि फॉरेन कंपनी क्या होती है, और फॉरेन कंपनी या कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच इज अ सेपरेट चैप्टर अंडर कंपनीज एक्ट, बट वो यहाँ पे कंपनी फॉर्मेशन एंड कन्वर्जन में ही जुड़ता है। तो हमारे पास आइडियली इस पर्टिकुलर चैप्टर में कंपनीज एक्ट का कुछ कंटेंट चैप्टर प्रिलिमिनरी का, कुछ कंटेंट चैप्टर इनकॉर्पोरेशन का, और कुछ कंटेंट कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया इसका भी, इन सब का मिला के कंटेंट हमारा इस पर्टिकुलर चैप्टर में जाता है। तो मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगी? मैं आपको कंपनीज एक्ट के हिसाब से नहीं पढ़ाऊंगी, मैं आपको आपके इंस्टीट्यूट के मटेरियल के हिसाब से पढ़ाऊंगी। ऑफ कोर्स आई हैव इनकॉर्पोरेटेड एवरीथिंग कि ये पर्टिकुलर सेक्शन है। देखो हियर इज द फर्स्ट पीडीएफ ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर जिसमें बहुत सारी बातें हैं। देखो ये 4 चीजें मेनली आपको पढ़नी है, ठीक है। ये चैप्टर 1 ऑफ कंपनीज एक्ट है, ये चैप्टर 2 ऑफ कंपनीज एक्ट है, ये चैप्टर 22 ऑफ कंपनीज एक्ट है, ठीक है। और ये कुछ चीज़ और जो कन्वर्जन ऑफ एलएलपी से जुड़ी भी हुई भी है। तो पहले हम बेसिक कंसेप्ट्स पढ़ेंगे। बेसिक कंसेप्ट्स क्या है, कंपनी क्या होती है, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कंपनी एंड प्रिलिमिनरी। प्रिलिमिनरी में क्या आती हैं? 2 चीज़ें आती हैं हमारा, एक सेक्शन 1 आता है, एक सेक्शन 2 आता है। सेक्शन 2 में कुछ डेफिनेशंस हैं जो हमें पढ़नी है, एंड सेक्शन 1 में कंपनीज एक्ट के बारे में कि इसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, ठीक है, इसका शॉर्ट टाइटल क्या है, इसकी कमेंसमेंट क्या है, मतलब कब ये एक्ट आई, इस एक्ट को हम क्या बुलाएंगे, इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी क्या होगी, मतलब कहाँ कहाँ ये एप्लीकेबल होगा। जैसे हम बोलते हैं ना कि नियम बने, रूल्स बने। अरे किसके घर में रूल्स बने? जो मेरे घर में रूल बने हैं वो आप क्या मानोगे? नहीं। जो आपके घर में रूल बने हैं वो आप मानोगे, है ना। तो ये जो कंपनी से जुड़े हुए रूल्स बने हैं अंडर कंपनीज एक्ट 2013 विच इज पास्ड बाय पार्लियामेंट एंड एप्लीकेबल टू दिस ब्यूटीफुल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंपनी, वो कौन मानेगा? तो बताएंगे, मैं आपको बताऊंगी एक एक करके कि एप्लीकेबिलिटी क्या है। तो हमें ये 2 चीज पढ़नी है, पर उसके भी पहले हमको पढ़ने हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ कंपनी, जिसको हम बोलते हैं कि कंपनी क्या होती है। तो अभी मैं आपको मीनिंग बता रही हूं, आई एम नॉट टेलिंग यू द डेफिनेशन। कंपनी क्या होती है?
association, companies, right? So it was having bread together, right? तो it is doing business together. कुछ लोग आके साथ में business कर रहे हैं. Voluntary association है, किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं की हुई है, अपनी मर्जी की. मैंने क्या किया, आप मान लो कल को प्रोफेशनल बन जाओगे और प्रोफेशनल बनने के बाद जबरदस्त आइडिया आता है आपके दिमाग में कि अरे यार एक काम करते हैं, हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, है ना. बोलते हैं ना, बड़े से बड़े आइडिया के लिए बड़ा पैसा नहीं, बड़ा मतलब बड़े से बड़े बिजनेस के लिए बड़ा पैसा नहीं, बड़ा आइडिया होना चाहिए. तो आपके दिमाग में एक जबरदस्त आइडिया आया कि भाई मुझे तो बिजनेस करना है. तो अब आपने सोचा कि बिजनेस कैसे किया जाए. In the next class, I'll show you a beautiful video that I have designed with using my animated character Bunny. और वो हमको बताता है कि भाई क्यों हमें कंपनी को चुनना चाहिए. So company has a lot of advantages also over other forms of business organization. तो अगर मैं बिजनेस करना चाहती हूँ तो भाई बिजनेस तो मैं प्रोप्राइटरशिप के थ्रू भी कर सकती हूँ, दो लोग मिलके पार्टनरशिप भी कर सकते हैं. तो हम बहुत सारे तरीके के फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करके बिजनेस चला सकते हैं. पर हमने सिलेक्ट किया अगर कंपनी, वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स who have come together to do business and who are incorporated or registered under the act. मतलब कंपनी जो आपने कंपनी रजिस्टर कर ली उसको ही हम बोलेंगे. ठीक है. तो अगर इसका जनरल मीनिंग समझें तो इट इज नथिंग बट वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ person doing business. ठीक है. बट अगर हम इसकी डेफिनेशन बोले which is given in section 2 of Companies Act, it means company incorporated under this act or previous company law, to be very precise. मतलब आप लोग अगर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सिलेक्ट करते हो तो आपको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ेगा. दिस इज समथिंग विच इज मैंडेटरी. अनलेस यू रजिस्टर योर सेल्फ एज अ कंपनी यू विल नॉट बी कॉल्ड एज अ कंपनी, यू विल नॉट बी गवर्नड बाय दीज प्रोविजंस. तो मैम अगर हम ऐसा सोचे कि चलो हम लोग कुछ लोग मिलके बिजनेस कर लेते हैं, विल नॉट रजिस्टर आवर सेल्फ एज अ कंपनी, क्या हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो. इनकम टैक्स के अंदर भी एक एसोसिएशन ऑफ पर्संस करके भी एओपी हम बोलते हैं, एओपी है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, अलग अलग तरीके से हम बोल देते हैं, दे आर ऑल्सो पर्सन. ये भी चार्जेबल है, ये भी टैक्सेबल है. आपने पार्टनरशिप खोल लिया, आप खोल सकते हो, चलेगा. पर एक सेक्शन और आता है विच कम्स इनटू प्ले, विच इज सेक्शन 464, जो बोलता है अगर 50 से ज्यादा लोग मिलके आपस में, मतलब 50 से ज्यादा लोग मिलके बिजनेस कर रहे हैं, दे कैन नॉट डू बिजनेस अनलेस दे रजिस्टर देमसेल्व्स एज अ कंपनी. ठीक है. वो इलीगल एसोसिएशन माना जाता है. विल रीड अबाउट इट ऑल्सो. ठीक है. सो सबसे पहली बात, अगर कोई बिजनेस करना चाहता है वो कर सकता है, कंपनी फॉर्म करके कर सकता है. द कंपनी, व्हेन यू फॉर्म अ कंपनी इट हैज़ अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस ऑल्सो विच आई विल टेल यू इन ब्रीफ. बट एग्जाम पर्सपेक्टिव से अगर बात करूँ मैं, लेट मी शो यू माई चार्ट. ये देखो, after we read about the basics, मतलब after we read about what is law, what is there in our syllabus, उसके बाद ये चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी. ठीक है. देखो चार्ट में ऐसी चीज़ें आती हैं विच यू हैव टू लर्न. सो आई एम रैपिंग अप द क्लास हियर इटसेल्फ. मैं आपको फीचर्स ऑफ कंपनी अगली क्लास में बताऊंगी. आज का हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था. इट इज़ जस्ट टू गेट टू नो ईच अदर बेटर और थोड़ा सा फेमिलियर होना था विद हाउ आई टीच एंड हाउ द थिंग्स आर गोइंग टू बी. राइट. सो यू हैव गॉट द बेसिक आइडिया अबाउट लॉ एंड अबाउट योर course structure of CMA final law. Right. So we will start with the first chapter, company formation and conversion. का भी हमने basics शुरू ही नहीं किए हैं कुछ खास. तो कॉर्पोरेट लॉ में, कंपनीज एक्ट में सबसे पहला चैप्टर हमारा कंपनी फॉर्मेशन एंड कन्वर्शन, वो हम स्टार्ट करेंगे आइडियली हमारे अगले सेशन से. थैंक यू.